चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो। इसमें एक शटिल नाम का लाइब्रेरी होता है। अगर आपको कॉपी करना है, मूव करना है, ये सब ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो फाइल हैंडलिंग में एक शटिल नाम का लाइब्रेरी होता है। नोट करो, ये चार फंक्शन नोट करो फटाफट। तो ये चारों फंक्शन आपके शटिल नाम के लाइब्रेरी के अंदर होता है। तो जब तक आप शटिल लाइब्रेरी इंपोर्ट नहीं करोगे, तब तक ये सारे फंक्शन काम नहीं करेगा। अनीता, आवाज आ रही है? यस सर। ये नोट करो, चार फंक्शन है। पिछली क्लास में मैंने वो सब करवा दिया था ना, गेट CWD और हाँ डायरेक्टरी डिलीट और सब करा दिया था ना। नोट करो। यहाँ तक हो गया। चारों का यूज क्या है देखें। तो ये चारों फंक्शन आपका एक सटिल नाम का लाइब्रेरी होता है, उसके अंदर डिफाइंड होता है। कॉपी, कॉपी ट्री, मूव और RM ट्री, है ना। चारों का यूज क्या है देखो। SRC का मतलब सोर्स है और DST का मतलब डेस्टिनेशन। ठीक है, सोर्स फाइल, डेस्टिनेशन फाइल। तो मान लो सपोज मैंने एक फाइल बना ली सैंपल के नाम से। एक फाइल आपकी बात ऑलरेडी पहले से बनी हुई है।
अब मेरे को इसी का जस्ट एक डुप्लीकेट कॉपी बनाना है, ठीक है, डुप्लीकेट फाइल बनाना है। तो कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले मैंने सटिल नाम का लाइब्रेरी इंपोर्ट किया, और इस सटिल लाइब्रेरी के अंदर कॉपी नाम का फंक्शन होता है। उसमें पुराने वाले फाइल का नाम हमने दिया और एक नए फाइल का नाम दे दिया जो बना नहीं होना चाहिए। तो जस्ट इसका एक डुप्लीकेट कॉपी बना देगा। अब जब आप रन करोगे तो जस्ट एक डुप्लीकेट कॉपी बना दी। क्लियर? तो देखो एक डेमो बन गया ना, डेटा वही है उसमें भी, है ना, डुप्लीकेट बन गया, नोट कर लो। तो कोई भी फाइल बनी हुई है, जस्ट उसका एक डुप्लीकेट फाइल बनाना है, तो उसके लिए आप कॉपी वाला फंक्शन यूज करोगे। अनीता आ रहा है समझ में यहाँ तक? यस सर। सर डीएसटी फाइल का फुल फॉर्म क्या होगा? डीएसटी फाइल जो लिखते हैं। डेस्टिनेशन डेस्टिनेशन। सोर्स फाइल और डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन फाइल। सोर्स फाइल आपका सैंपल है, डेस्टिनेशन फाइल आपका डेमो। कोई भी नया फाइल का नाम देना है, यस सर। नाम से बना नहीं होना चाहिए। तो कॉपी फंक्शन का यूज क्लियर हो गया। अब मान लो आपके पास एक फोल्डर बना हुआ है, मान लो आपने एक पाइथन नाम का फोल्डर बनाया और उस फोल्डर में मल्टीपल्स फाइल्स हैं। ये सारा फाइल मैंने इसके अंदर डाल देता हूँ। सारी बात समझ में? इस पाइथन फोल्डर के अंदर मल्टीपल फाइल्स है। अब मैं चाहता हूँ कि एक नया फोल्डर बने और उस फोल्डर में ये सारी फाइल कॉपी हो जाए, मल्टीपल फाइल है ना। तो उस केस में आप कॉपी ट्री यूज करोगे। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कॉपी ट्री यूज करूंगा और पहले वाले फोल्डर का मैं नाम दे दूंगा, और सेकंड में आप एक दूसरे फोल्डर का नाम दोगे, और ये फोल्डर बना नहीं होना चाहिए। तो क्या हो रहा है? ऐसा तो उसमें है कुछ, पहले में तो देखना, दोनों आपस में लड़ रहे हैं। तो कॉपी ट्री करेंगे। अब जो दूसरा मैंने फोल्डर का नाम दिया है ना, ये फोल्डर बना नहीं होना चाहिए, तो ये फोल्डर भी बनाएगा, और उस फोल्डर में पाइथन फोल्डर में जितनी भी फाइल्स है वो सारा कॉपी कर देगा। आ रही बात हमें? तो ये देखो जैसे मैं रन करूंगा ना, तो आपका जावा नाम का फोल्डर भी बन जाएगा, और उस फोल्डर में
पाइथन वाले फोल्डर का सारा फाइल कॉपी भी हो जाएगा। तो नाम ही है कॉपी ट्री। तो अगर आपको एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में मल्टीपल फाइल्स एक साथ कॉपी करना है तो वहां पे आप कॉपी ट्री यूज करोगे। ये देखो जावा बन गया और इसके अंदर सारे फाइल चले गए, तो उसके अंदर भी रहेगा और इसके अंदर भी रहेगा, कॉपी हो रहा है। तो कॉपी और कॉपी ट्री में डिफरेंस क्लियर, नोट कर लो। तो जब भी आपको एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में सारी फाइल्स कॉपी करनी होगी तो वहां पे आपको कॉपी ट्री यूज करना होगा। ये फोल्डर बनाता भी है नया और कॉपी भी करता है, दोनों काम कर रहा है। अनीता क्लियर है? यस सर। कॉपी से केवल आप सिंगल फाइल कॉपी कर सकते हो और कॉपी ट्री से मल्टीपल फाइल कॉपी कर सकते हो, यही डिफरेंस है। हो गया यहाँ तक? तो कॉपी और कॉपी ट्री क्लियर। अब आपको ना कॉपी नहीं करना, ठीक है? मान लो कोई फोल्डर बना हुआ है और उस फोल्डर में बहुत सारी फाइल्स हैं, पूरा ही फोल्डर आप दूसरे फोल्डर में मूव कराना चाहते हो। जैसे हम कट करते हैं, कट और कॉपी तो पता है ना, कॉपी जब करते हैं तो दोनों जगह रहता है और जब कट करते हैं तो वहां से वो गायब हो जाता है। तो वही कट वाला काम करना है, तो उसके लिए आप मूव वाला फंक्शन यूज करोगे। अब मेरे को करना क्या है, ध्यान से समझना। अभी मेरे पास दो फोल्डर बने हैं। अभी मैं क्या करता हूँ, जावा वाले फोल्डर में जो फाइल्स था मैं इसको खाली कर देता हूँ। अभी जावा वाला फोल्डर खाली है, ठीक है? अब मैं चाहता हूँ ना कि ये पाइथन वाला जो कंप्लीट फोल्डर है, पूरा फोल्डर फाइल के साथ ये जावा वाले फोल्डर के अंदर मूव हो जाए, यानी कि यहाँ से गायब हो जाए और जावा वाले फोल्डर के अंदर क्या हो, मूव हो जाए। तो इसके लिए आप मूव यूज करोगे, है ना? और इसके लिए कंडीशन ये है कि दोनों फोल्डर बना होना चाहिए। ये बनाएगा नहीं। अब देखो जब मैंने रन किया, अब जाके देखोगे तो मूव हो गया। ये देखो पाइथन वाला फोल्डर गायब हो गया और जावा वाले फोल्डर के अंदर चला गया। ये देखो फाइल के साथ। तो जब भी आपको एक फोल्डर को दूसरे फोल्डर में मूव करना हो, मूव वाला फंक्शन यूज करो। अनीता आ रहा है समझ में यहाँ तक? यस सर। तो वन बाय वन डिफरेंस समझ में आ रहा है, कॉपी कॉपी ट्री और मूव में सबका अलग अलग काम है ना। यहाँ तक हो गया सबका, कोई कंफ्यूजन? अब पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को फोल्डर को रिमूव करने के लिए एक फंक्शन बताया था। फंक्शन का नाम क्या था फोल्डर रिमूव करने के लिए? रिमूव होना था, पढ़ के नहीं आते। RMDAS, रिमूव तो फाइल को डिलीट करने के लिए था। तो मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में एक फंक्शन बताया था RMDAR, रिमूव डायरेक्टरी। इसका यूज करके हम किसी भी फोल्डर को रिमूव कर सकते हैं, लेकिन इसमें कंडीशन ये था कि जिस भी फोल्डर को आप रिमूव कर रहे हो वो खाली होना चाहिए था, है ना? अब मान लो आपको कहीं ऐसी सिचुएशन मिल गई कि एक फोल्डर आपके पास है, उस फोल्डर के अंदर बहुत सारे सब फोल्डर बने हैं, बहुत सारे फाइल्स बने हैं और उस फोल्डर को आपको डायरेक्ट रिमूव करना है, पहले खाली ना करना पड़े। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इसमें
एक rm ट्री नाम का फंक्शन बना दिया। तो अगर मैं rm ट्री यूज करता हूँ तो इसमें जो भी आप फोल्डर का नाम दोगे, अब वो फोल्डर खाली हो या भरा हुआ हो, एक ही बार में डिलीट कर देगा परमानेंट। बात समझ में आई सबको? तो RMDIR और RM ट्री दोनों में डिफरेंस क्लियर? ये एक ही बार में पूरा फोल्डर डिलीट कर देगा, कोई खाली करने की जरूरत नहीं। ये देखो, अब जाके देखोगे तो देखो जावा वाला फोल्डर कंप्लीट रिमूव हो गया, उसके अंदर पाइथन फोल्डर भी था, फाइल्स भी था, सब खत्म हो गया। नोट कर लो। तो चारों फंक्शन का यूज सबको क्लियर? तो जहां जैसी सिचुएशन हो आप उस फंक्शन को यूज कर सकते हो। सर इस फंक्शन को चला करके हम खाली फोल्डर को डिलीट नहीं कर सकते ना, फिर सर खाली को रिमूव नहीं कर कर सकते हैं, खाली हो चाहे भरा हो, कोई भी सब डिलीट हो जाएगा। सकते? यही तो एडवांटेज है इसका। लेकिन RMDIR में पहले आपको खाली करना पड़ेगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई सबको? कोई डाउट किसी को? शुभम, तो चारों फंक्शन क्लियर? चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। एक बार देख के बताओ कौन कौन सा ऑपरेशन बचा है। 15 ऑपरेशन लिखवाया था स्टार्टिंग में, कौन कौन सा बचा है? हाँ, और तीन तीन ऑपरेशन बस बचा होगा। सर वर्क फोल्डर हाउ हाउ टू रैंडम एक्सेस फाइल फाइल। और हाउ टू चेक एग्जिस्टेंस ऑफ फाइल। इन तीन के अलावा और तो सब हो गया ना? चेक कर लो एक बार, बस यही तीन बचा है। सर बाइनरी चलो देखो, रैंडम हाउ टू वॉक फोल्डर, सब फोल्डर एंड फाइल्स। हेडिंग डालो। अरे नोट कर लो। हाँ बताओ। हाँ 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 हाँ। अरे कहीं पे भी बस पाथ दे दो पूरा, दोनों जगह पाथ देना पड़ेगा। डी ड्राइव में है तो डी ड्राइव का पाथ दे दो। अगर कुछ नहीं देते हैं तो जहां पे प्रोग्राम आप सेव कर रहे हो उसी लोकेशन पे तो होना चाहिए। तो मैं फाइल्स डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूँ तो डेस्कटॉप पे ही तो रखूंगा। अगर दूसरी जगह करना है तो पाथ दे दो, कोई दिक्कत तो नहीं। हाँ जी, फोल्डर और सब फोल्डर और फाइल पे वॉक करने के लिए इसमें वॉक नाम का एक फंक्शन बना दिया, os.walk। ओएस लाइब्रेरी के अंदर होता है। तो इसके लिए वॉक करने के लिए वॉक नाम का एक मेथड बना दिया। आ रही बात समझ में? तो जैसे आप वॉक करते हो वैसे ही ये भी वॉक करेगा। अब आपको एक टास्क दे दिया गया कि मेरे को एक फोल्डर के अंदर जाना है और उस फोल्डर के अंदर जाके एक एक इंफॉर्मेशन गेट करना है कि उस फोल्डर के अंदर कितने फोल्डर हैं,
कितने सब फोल्डर हैं और कितनी फाइल्स हैं, पूरा वो डिटेल वॉक करके खुद वो बताए। आ रही बात हमें? तो सबसे पहले तो आपको पाथ देना पड़ेगा, कौन से फोल्डर का आप इंफॉर्मेशन गेट करना चाहते हो। आ रही बात हमें? तो मैं क्या करता हूँ, तो पाथ देने के लिए CHDIR यूज करेंगे, सबको पता है ना। मान लो मैं इसी का पाथ दे देता हूँ ना, तो ये पाथ मैंने कॉपी किया यहाँ से, और यहाँ पे os.chdar यूज करके पिछली क्लास में बताया था, पूरा पाथ हमने दे दिया। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है किसी को? अब अगर मैं प्रिंट करके os.getCWD पता करूंगा तो क्या बताएगा? यही बताएगा? कोई कंफ्यूजन? अब मेरे को इसी फोल्डर के अंदर जाके पता करना है कि इसके अंदर कितने फोल्डर हैं, कितने सब फोल्डर हैं और कितनी फाइल्स हैं, बिना ओपन किए, है ना। तो मैं एक काम करता हूँ, इसके अंदर एक दो फोल्डर भी बना देता हूँ। फोल्डर तो है नहीं ना, एक दो फोल्डर बना देता हूँ। ठीक है, इस फोल्डर के अंदर एक सब फोल्डर भी बना देता हूँ। इसके अंदर मैं एक फाइल भी बना देता हूँ। अब मैं क्या करूंगा, एक लूप चलाऊंगा, 3 वेरिएबल लूंगा, एक फोल्डर, एक सब फोल्डर और एक फाइल्स, और यहाँ पे मैं लूंगा os.walk, और इसके अंदर कहाँ से उठाए वो, os.getCWD से। अब अगर मैं प्रिंट करके केवल फोल्डर को अगर डिस्प्ले करूंगा तो बताएगा कि इसके अंदर फोल्डर कितने हैं। बता दिया, फोल्डर सब फोल्डर पता चल गया। अब मेरे को फाइल्स भी पता करना है, सब फोल्डर भी पता करना है। सब फोल्डर दे दो। अब उसके अंदर कुछ है ही नहीं, दिखा रहा। अब फाइल्स भी पता करना है, तो प्रिंट करके फाइल्स दे दो। तो पूरा इंफॉर्मेशन आपको पता लग गया उस फोल्डर के अंदर बिना ओपन किए। सारी चीजें पता लग गई, कितने फोल्डर हैं, कितने सब फोल्डर हैं, कितने फाइल्स हैं, पूरा वो वॉक करके खुद ही बताएगा स्टेप बाय स्टेप। ये चीज क्लियर हुआ? तो किसी भी फोल्डर का आप पाथ दे दो और उस फोल्डर का वो सारा इंफॉर्मेशन गेट करके बताएगा वॉक करके। काउंटर चला लो, काउंटिंग भी कर सकते हो। अनीता, ये समझ में आया? सर एक बार फिर से समझा दीजिए, यहाँ पे चेंज डायरेक्टरी। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में कैसे जाते हैं, यस सर। वही तो यूज किया है मैंने, नया तो कुछ यूज किया नहीं। सबसे पहले मैं डेस्कटॉप पे था, इस फोल्डर के अंदर चला गया, अब इसी फोल्डर के अंदर ये वॉक करेगा और वॉक करके बताएगा कि इसके अंदर फोल्डर कितने हैं, सब फोल्डर कितने हैं, फाइल कितना है। सबको क्लियर हुआ? तो हमारा समझ में कोई डाउट?
किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लेना। बंदी तो है। कल कौन सा था? हाँ चल रहा है तो। यहाँ तक हो गया सबका? तो कोई भी पाथ देके आप सारा इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो ना। आ रही बात समझ में? यहाँ तक सबका हो गया? अनीता हो गया यहाँ तक? हाँ सर। कोई डाउट? नहीं सर। बस आपको क्या करना है, यहाँ पे पाथ चेंज करना है, जिस भी फोल्डर के बारे में आपको पता करना है। जो भी आप पाथ दोगे उस पाथ का सारा इंफॉर्मेशन वो बताएगा कि उसके अंदर कितने फोल्डर हैं, कितने सब फोल्डर हैं और कितने फाइल्स हैं। ठीक है, अब लिखो हाउ टू चेक existence of files and folder। इसके लिए आपका ओएस के अंदर पाथ के अंदर एक एग्जिस्ट नाम का मेथड होता है। 3 मेथड मिलेंगे आपको। इन तीनों मेथड के बारे में अलग से नोट कर लो पहले। अगर आपको फोल्डर या फाइल के एग्जिस्टेंस को चेक करना है कि वो फोल्डर है या नहीं है, कोई फाइल है या नहीं है, तो एग्जिस्टेंस को चेक करने के लिए 3 अलग अलग मेथड मिलेंगे और ये सारे मेथड ओएस लाइब्रेरी के अंदर डिफाइंड होते हैं। पहले मेथड के बारे में आप लिख लेना। ये जो एग्जिस्ट वाला जो मेथड है ये फाइल और फोल्डर दोनों के एग्जिस्टेंस को चेक करता है। तो फाइल हो या फोल्डर हो दोनों के एग्जिस्टेंस को चेक करेगा। यहां तक कोई डाउट? इस फाइल के लिए बारे में लिख लेना। ये ओनली फाइल के एग्जिस्टेंस को चेक करेगा, फोल्डर के एग्जिस्टेंस को चेक नहीं करता। ओनली फाइल के एग्जिस्टेंस को चेक करेगा। और तीसरा वाला केवल फोल्डर के एग्जिस्टेंस को चेक करेगा। तो बेस्ट कौन सा है? पहला वाला। और पहला वाला ही सबसे ज्यादा यूज होता है, वो दोनों के केस में काम करेगा। बात समझ में आई? अनीता कोई कंफ्यूजन? नहीं सर। एग्जाम्पल देखें। अब मैं एक छोटा सा प्रोग्राम बनाऊंगा। वो प्रोग्राम क्या करेगा, फाइल के एग्जिस्टेंस को भी चेक करेगा और रीड और राइट का प्रोग्राम भी बनेगा, काम करेगा दोनों एक साथ ना। कैसे? देखो
इफ इल्स वाली कोडिंग में करूंगा, और इसके अंदर मैंने यूज कर लिया os डॉट path डॉट एग्जिस्ट, और इसके अंदर मैंने फाइल का नाम दे दिया sample.txt। यहां तक बात सबको समझ में आ रही है? अब os.path.exist जो है चेक करेगा कि आपकी sample.txt नाम की फाइल है या नहीं है। अगर होगी तो ट्रू होगा, यानी कि इफ में जाएगा, और नहीं होगी तो कहाँ चला जाएगा? इल्स में। अब अगर है तो फिर मैंने इस फाइल को ओपन मोड में ओपन कर लिया, रीड मोड में। अगर फाइल है तब तो वो डेटा रीड करे, है ना? तो अगर फाइल एग्जिस्ट करता है तब तो उस फाइल से डेटा रीड करे, और फाइल अगर एग्जिस्ट नहीं करता तो फिर उस फाइल को वो क्रिएट करे और राइट करे। दोनों काम कर दिया हमने। यहाँ तक चीजें क्लियर हो रही हैं सबको? मतलब हमने दो काम एक साथ कर लिया, फाइल के एग्जिस्टेंस को भी चेक कर लिया और रीड राइट का प्रोग्राम भी बना लिया। अभी मैं रन करूंगा तो फाइल तो है नहीं, इल्स वाले पार्ट में जाएगा, और जब इल्स वाले पार्ट में जाएगा तो पहले वो फाइल क्रिएट करेगा, हाँ फिर उसमें डेटा राइट करेगा, और आपका मैसेज शो कर देगा राइट डेटा इनटू फाइल। और फिर मैं दोबारा जब रीड करूंगा, फिर रन करूंगा इस फाइल को, तो इफ में जाएगा और डेटा रीड कर लेगा। ये देखो, अभी वो इल्स वाले पार्ट में गया, फाइल बन गई, राइट भी हो गई। अब दोबारा मैं रन करूंगा तो अब तो फाइल मिल गई ना उसको, इफ में जाएगा और डेटा रीड करके डिस्प्ले कर दिया। दोनों काम हो गया, नोट कर लो। तो इस तरह से आप फाइल के एग्जिस्टेंस को चेक कर सकते हो। बात समझ में आ गई सबको? है, जहाँ पे मैंने ये प्रोग्राम सेव किया है वहीं पे तो बनेगी। अगर आप दूसरी जगह बनाना चाहते हो तो यहाँ पाथ देना पड़ेगा। है, पूरा पाथ देना पड़ेगा, पूरा पाथ। जहाँ पे आपको जाना है, जिस फाइल को आपको चेक करना है, पूरा पाथ देना पड़ेगा। हाँ जी, पाथ देना पड़ेगा, अपना थोड़ा आ रहा है उसको, बताना तो पड़ेगा। अब इस वाले कॉन्सेप्ट को आप अपने प्रोजेक्ट में यूज करोगे, तो आप लोगों को अभी तक मैंने कितने प्रोजेक्ट दे दिए? दो दे दिए ना? और वो दोनों प्रोजेक्ट कोई काम का है नहीं, बताया था। स्टूडेंट वाला जो आपने प्रोजेक्ट बनाया था, जितने भी स्टूडेंट्स के नाम आप ऐड कर रहे हो उस समय तो ऐड होगा, बंद करोगे तो सब खत्म। अब आपको मैं आज काम दे रहा हूँ जो नेक्स्ट मंडे दिखाना है आप लोगों को, 4 तारीख को। अब आज के बाद क्लास आपकी नेक्स्ट मंडे होगी, ठीक है? 3 दिन की छुट्टी है, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे क्लास नहीं होगी, ठीक है?
तो अब नेक्स्ट क्लास जो है आपको 4 तारीख की होगी, मंडे की। ठीक है, तो अब आप लोगों को क्या करना है कि जो 2 प्रोजेक्ट मैंने दिया है ना, उन्हीं दोनों प्रोजेक्ट को फाइल हैंडलिंग के थ्रू करके दिखाना है। और जब तक उसमें फाइल हैंडलिंग यूज नहीं करोगे तब तक वो प्रोजेक्ट कोई काम का नहीं है, आप रिज्यूम में मेंशन भी नहीं कर सकते। अब आपको करना क्या है कि स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम वाले में अभी तक क्या कर रहे थे, लिस्ट बना रहे थे और लिस्ट में 3 स्टूडेंट का नाम आपने डाला था, उसको डिस्प्ले कर रहे थे। अब आपको क्या करना है कि उस प्रोजेक्ट में लिस्ट यूज ही नहीं करना। जब हम रन करें तो अपने आप वो बैक में एक टेक्स्ट फाइल बने और उस टेक्स्ट फाइल में जैसे जैसे मैं स्टूडेंट का नाम ऐड करता जाऊं उस फाइल में वो ऐड होता जाए वर्टिकली। और जब मैं रीड करूं तो उसी फाइल से डेटा वो रीड करके फिर डिस्प्ले करें। तो उसका एडवांटेज ये होगा कि मान लो आज आपने 10 स्टूडेंट का नाम ऐड किया, कल ओपन करोगे तो वो दिखेगा। तो जैसे जैसे आप नाम ऐड करते जाओगे वो डेटा आपका परमानेंट स्टोर हो गया ना फाइल में। अब लिस्ट से तो आ नहीं रहा है, फाइल से आएगा। तो वहां पे आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। क्यों? मान लो आपने 1 प्रेस किया और फर्स्ट टाइम आपकी फाइल है ही नहीं, तो रीड करने में दिक्कत आएगी। तो वहां पे वो चेक करे पहले तो कि अगर फाइल है तब तो वो रीड करे, और फाइल अगर नहीं है तो पहले क्रिएट करे, अदरवाइज एरर आ जाएगा ना। क्योंकि मैंने बताया था कि आर और आर प्लस में फाइल पहले से होनी चाहिए। तो वहां पे तो जरूरत पड़ेगी ना इस कॉन्सेप्ट की। पहले आप चेक करोगे भाई फाइल है कि नहीं है, अगर है तब तो रीड करे, नहीं है तो क्रिएट करे। अनीता समझ में आ गई बात? यस सर। तो याद रखना नेक्स्ट क्लास अब आप लोग की नेक्स्ट मंडे होगी 4 तारीख को। तो चेक ऑफ एग्जिस्टेंस फाइल के बारे में क्लियर हो गया आप लोग को? इसमें कोई कंफ्यूजन? अब मैं फोल्डर के एग्जिस्टेंस का प्रोग्राम बनाता हूँ। मान लो मेरे को फोल्डर को चेक करना है कि वो फोल्डर है या नहीं है ना। ये नोट कर लिया सबने? अब मैं काम करता हूँ डेस्कटॉप पे, मेरे को चेक करना है कि ये फोल्डर है या नहीं है। तो मैंने लिखा os डॉट पाथ डॉट इज dir लिखा, और मैंने इसमें चेक किया कि डेस्कटॉप पे आपका पाइथन नाम का फोल्डर अगर है तो मैसेज दे दे फोल्डर फाउंड। और अदरवाइज नॉट फाउंड। तो अभी रन करने पे मैसेज क्या आएगा? फोल्डर तो है ही नहीं ना, आ रहा है। और जैसे ही मैंने यहाँ पे बना दिया तो मिल जाएगा। क्या दे देगा? कौन? बात समझ में आई? तो इस तरह से आप फोल्डर या फाइल के एग्जिस्टेंस को चेक करके आगे जो भी आप ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हो कर सकते हो। अनीता यहाँ तक बात समझ में आई? यस सर। किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ, 1 बाय 1 सारे ऑपरेशन क्लियर हो रहे हैं आप लोग को? ये ये कौन कर रहा है भाई?
कौन डिजाइन बना रहा है? हाँ, हो गया यहाँ तक। चलो आगे देखें। अनीता, हो गया यहाँ तक? हाँ जी सर। तो फाइल और फोल्डर कैसे चेक करेंगे, सबको क्लियर? चलो आगे देखो। अब हम देखते हैं हाउ टू रैंडम एक्सेस ऑफ फाइल। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से इसको समझना। और इसकी प्रोजेक्ट जब आप बनाओगे तो वहां पे जरूरत पड़ेगी, ठीक है? आ रही बात समझ? नो, नो। क्यों का क्या मतलब है? मतलब ही नहीं, क्या? एक सेकंड। जब ना मिली हाँ, आगे बताऊं। अब रैंडम एक्सेस ऑफ फाइल का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझना। मान लो आपने कोई फाइल बनाई और उस फाइल में मान लो 4-5 लाइन का कुछ डेटा है। मान लो आपने कोई फाइल बनाई फाइल हैंडलिंग के थ्रू, उसमें 4-5 लाइन का डेटा डेटा है, ठीक है?
और मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में बताया था कि जब आप फाइल को रीड मोड में ओपन करते हो तो बाय डिफॉल्ट कर्सर कहाँ पे होता है? स्टार्टिंग में। स्टार्टिंग में, जीरो इंडेक्स पे। और जब हम राइट या अपेंड मोड में ओपन करते हैं तो हमारा कर्सर लास्ट में होता है। आ रही बात हमें? तो ये चीज नोट डाउन कर लेना। आर रीड मोड में जब भी हम फाइल ओपन करेंगे बाय डिफॉल्ट कर्सर हमारा जीरो इंडेक्स पे होता है स्टार्टिंग में। और राइट और अपेंड मोड में जब हम करते हैं तो फाइल कर्सर हमारा कहाँ पे होता है? लास्ट। ठीक है। अब मेरे को कर्सर को फॉरवर्ड या बैकवर्ड मूव करके बीच बीच में से डेटा एक्सेस करना है। तो सबसे पहले तो आपको कर्सर का लोकेशन पता करना होगा, कर्सर है कहाँ पे। अब मान लो अगर कर्सर अगर स्टार्टिंग में है तब तो आप फॉरवर्ड चलोगे, बैकवर्ड चलने का तो कोई मतलब नहीं बनता। अगर बैकवर्ड चलोगे तो कुछ डेटा तो मिलेगा ही नहीं, फॉरवर्ड ही तो चलोगे। और अगर कर्सर लास्ट में है तो आपको बैकवर्ड चलना होगा, फॉरवर्ड चलने का कोई मतलब है नहीं। चलोगे तो डेटा मिलेगा ही नहीं। आ रही बात हमें? तो कर्सर का लोकेशन पता करने के लिए इसमें टेल नाम का फंक्शन होता है, और कर्सर को फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूव करने के लिए इसमें सीक नाम का फंक्शन होता है। तो दो फंक्शन के बारे में अलग से नोट कर लो आप लोग। आ रही बात समझ में? एक तो फंक्शन आप लिख लो टेल, और एक फंक्शन होता है आपका सी। तो टेल फंक्शन का यूज करके हम कर्सर का करंट लोकेशन पता करेंगे कि हमारा कर्सर है कहाँ पे, स्टार्टिंग में है, बीच में है या लास्ट में है। बात समझ में आ गई? क्योंकि जब तक आपका कर्सर का लोकेशन पता नहीं होगा आप फॉरवर्ड और बैकवर्ड कैसे चलोगे? क्लियर? और सीक फंक्शन का यूज करके आप कर्सर को फॉरवर्ड या बैकवर्ड मूव करोगे। और सीक फंक्शन के अंदर आपको दो पैरामीटर देना होगा, एक ऑफसेट और एक फ्रॉम व्हाट। लिख लो। टेल में आपको कोई भी पैरामीटर नहीं देना होता, सीक में आपको दो पैरामीटर देना होगा, ऑफसेट और फ्रॉम व्हाट। अनीता यहां तक बात समझ में आ गई? यस सर। अब आप लिख लेना, ऑफसेट के अंदर या तो आप पॉजिटिव वैल्यू दोगे या निगेटिव वैल्यू दोगे। अगर आपको फॉरवर्ड चलना है तो पॉजिटिव वैल्यू दोगे, और अगर बैकवर्ड चलना है तो निगेटिव वैल्यू दोगे। वो डिपेंड करेगा कि आपने फ्रॉम व्हाट में क्या दिया। ऑफसेट में या तो पॉजिटिव वैल्यू दोगे या निगेटिव वैल्यू दोगे। समझ में आया? और ऑफ फ्रॉम व्हाट में या तो आप 0 दोगे या 2 दोगे। फ्रॉम व्हाट में दो ही वैल्यू देनी है, या तो 0 या तो 2। अब 0 अगर दे दिए तो 0 देने का मतलब ये हुआ कर्सर आपका कहीं पे भी हो अपने आप स्टार्टिंग में आ जाएगा, बिगनिंग में। और उसके बाद अगर ऑफसेट में आपने 5 दे दिया तो स्टार्टिंग से वो 5 कैरेक्टर आगे मूव कर जाएगा फॉरवर्ड। इसका मतलब अगर आपने फ्रॉम व्हाट में 0 दे दिया तो ऑफसेट में हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देना है, नेगेटिव वैल्यू नहीं देना। फॉरवर्ड चलना है, बैकवर्ड नहीं चलना। बात समझ में आई नहीं आई? फ्रॉम व्हाट में 0 देने का मतलब आपका कर्सर कहीं पे भी हो अपने आप जंप होके स्टार्टिंग में आ जाएगा। बात समझ में आ गई सबको? और अगर आपने फ्रॉम व्हाट में 2 दे दिया उस केस में आपको ऑफसेट में नेगेटिव वैल्यू देना है। 2 देने का मतलब कर्सर कहीं पे भी हो लास्ट में चला जाएगा, और लास्ट में जाने का मतलब बैकवर्ड ही चलोगे, फॉरवर्ड का चलने का मतलब नहीं बनता। तो -5 दे दिया तो अब उल्टा चलेगा, वो 5 कैरेक्टर उल्टा चल जाएगा ना।
यानी कि अगर आपने -5 दे दिया तो जो कर्सर यहाँ पे था अब यहाँ पे आ जाएगा, 1 2 3 4 5 यहाँ आ जाएगा। इतनी बात सबको समझ में आ गई? अनीता सर एक बार फिर से क्लियर कर दीजिए। फ्रॉम और व्हाट में 0 और 2 के अलावा और कोई वैल्यू नहीं दे सकते ना सर? नहीं, 0 का मतलब वो स्टार्टिंग में चला जाएगा, 2 का मतलब लास्ट में चला जाएगा। अब 0 दे दिया तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देना है, और 2 दे दिया तो नेगेटिव वैल्यू देना है। इसमें कोई कंफ्यूजन तो है नहीं, रटने वाली चीजें हैं। क्लियर? Yes, sir. अब प्रोग्राम करके दिखाऊं? किसी को कोई डाउट हो टेल में और सीख में तो बताओ। हाँ 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 जी, सबको क्लियर है? शुभम, प्रोग्राम देखे? तो प्रोग्राम इसका बहुत बड़ा होगा, स्टेप बाय स्टेप कर करके देखना होगा, प्रैक्टिकल वाली चीजें हैं। समझ में आ रहा है? तो स्टेप बाय स्टेप करके दिखाऊं, ध्यान से समझना इसको। अब ध्यान से स्टेप बाय स्टेप समझते चलना, जो मैं प्रोग्राम बताने जा रहा हूँ। इसका प्रोग्राम बहुत बड़ा बनेगा, तभी समझ में आएगा। हाँ जी अनीता, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? नहीं सर। और नया कुछ नहीं करूंगा मैं, सब पुरानी वाली चीजें हैं जो आपको पता है। जैसे ही ये लाइन एग्जीक्यूट होगा, sample.txt नाम की फाइल बन जाएगी। हेलो। बन जाएगी ना? हाँ जी। हेलो, आवाज नहीं आ रही क्या? अनीता आवाज आ रही है? यस सर। ये लाइन भी बताने की जरूरत नहीं है आप लोग को। तो अभी मैंने कुछ नहीं किया, बस फाइल क्रिएट किया, और फाइल में मैंने एक लाइन का डेटा क्या किया, राइट कर दिया। और यहाँ पे हमने मैसेज पास कर दिया, राइट डेटा इनटू फाइल। और इसके बाद मैंने इस फाइल को क्लोज कर दिया। यहाँ तक तो सबको क्लियर है, बताने की जरूरत नहीं है। अब इसके बाद मैं कुछ नया यूज करने जा रहा हूँ, ध्यान से देखना, लिखो मत, पहले समझो। अब मैं दोबारा से इस फाइल को रीड मोड में ओपन कर रहा हूँ। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि जब मैं इस फाइल को रीड मोड में ओपन करूंगा तो अब कर्सर कहाँ चला जाएगा, स्टार्टिंग में, है ना? अब अगर मैं पोजीशन पता करूंगा, क्या बताएगा? ये बता रहा, यहाँ तक चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई अभी तक? टेल का यूज करके जब मैंने कर्सर का लोकेशन पता किया तो जीरो तो बताएगा, हाँ? यस सर। अब इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, देखते जाना, लिखना मत, पहले समझ लो। obj.read। अब मैंने केवल 5 कैरेक्टर रीड किया, ठीक है? आउटपुट में क्या आएगा, है? अरे 5 कैरेक्टर का मतलब 1 2 3 4 5, यहाँ तक आएगा ना? वेल को आएगा?
यानी कि अब आपका कर्सर जो 0 पे था अब वो 5th लोकेशन पे जंप कर चुका है। अब इसके बाद अगेन अगर मैं पोजीशन पता करूंगा, क्या बताएगा भाई, बताएगा? इतना क्लियर? अब इसके बाद अगेन अगर मैं डेटा को रीड करूं तो अब मेरे को बताओ वो कहां से कहां तक का डेटा रीड करेगा? मी टू पाइथन प्रोग्रामिंग। अरे कर्सर 5वें पोजीशन पे है तो वहीं से तो डेटा रीड करेगा। अब होल डेटा मैं रीड कर रहा हूं तो मी टू पाइथन प्रोग्रामिंग। अब इसके बाद अगेन अगर मैं लोकेशन पता करूंगा तो लास्ट वाला लोकेशन बताएगा। यहां तक बात सबको समझ में आई या नहीं आई? अनीता, यहां तक समझ में आया कैसे कैसे काम कर रहा है? यस सर। अब मेरा कर्सर लास्ट इंडेक्स पे जा चुका है। हाँ, अब इसके आगे अगर मैं डेटा रीड करूंगा तो कुछ आएगा? कुछ नहीं आएगा। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब जो कर्सर लास्ट में था अब मैं सीक का यूज करके इसको स्टार्टिंग में मूव कराऊंगा। तो अब मैंने क्या किया, ओबीजे डॉट सीक, है ना, और 0,0 दे दिया। अब अगेन अगर मैं लोकेशन पता करूंगा तो 0 आएगा। अब तो स्टार्टिंग में चला गया होगा ना, देख लो। बात समझ में आ रही है सबको, नहीं आ रही यहां तक? और अगर मैंने यहाँ पे 0 ना दे के 5 दे दिया तो अब हमारा कर्सर 0 पे तो जाएगा और 0 से 5 कैरेक्टर आगे मूव कर जाएगा। अब आपका लोकेशन क्या बताएगा? 5। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? अब इसके बाद मैंने क्या किया, फिर मैं डेटा को रीड कर रहा हूं, 4 कैरेक्टर रीड किया, 5 कैरेक्टर रीड किया तो। और अगेन अब मैं पोजीशन पता करूंगा तो अब पोजीशन क्या आएगा? 10 आएगा। 10 आएगा ना? अरे 5 पे था, 5 और आगे बढ़ा दिया तो 10 ही तो आएगा। स्टेप बाय स्टेप समझ में आ रहा है कैसे कैसे मैं कर्सर को मूव करके कहाँ कहाँ से डेटा एक्सेस कर पा रहा हूँ? अनीता, यहाँ तक बात समझ में आई? सर सीक फंक्शन का यूज करके हमने मतलब पांच पांच कैरेक्टर रीड किया। रीड नहीं किया, पहले जंप कराया। रीड अच्छा, करने का काम जंप तो कर। ये कर रहा है, जंप कराने का काम कर रहा है वो। ओके। एक फंक्शन रीड नहीं करेगा, केवल जंप कराएगा। फिर जब रीड कराया हमने 5 कैरेक्टर तो उसके आगे से उसने रीड किया ना सर फिर? हाँ जी, हाँ जी, जहाँ से। कर्सर जहाँ पे होगा वहीं तो रीड करेगा। अब अगेन मैं रीड करूंगा तो अब वहीं से रीड करेगा, 10 वाले पोजीशन से रीड करेगा और लोकेशन लास्ट में चला जाएगा। ये देखो, मेरे को ओनली पाइथन प्रोग्रामिंग चाहिए था, बीच में से निकाल लिया हमने। अब थोड़ा क्लियर हो रहा है आप लोग को सीक और टेल कैसे कैसे काम कर रहा है? कहीं कंफ्यूजन? हाँ, चलो अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ तक तो समझ में आ गया आप लोगों को। अब मैं यहाँ पे रीड नहीं कर रहा, अभी पोजीशन क्या यहाँ पे क्या बता रहा था? 10 बता रहा था ना। अब मैं यहाँ पे ओबीजे डॉट सीक का यूज करके कर्सर को लास्ट पे पहुंचा देता हूँ। अब जब मैंने लास्ट पे पहुंचा दिया तो अब मैं डेटा रीड करूंगा तो कुछ आएगा नहीं। पहले 10 पे था, अब कर्सर को मैंने सीधे लास्ट पे पहुंचा दिया। अब जब लास्ट में चला गया तो अब वहां से आगे कुछ डेटा तो है नहीं, बैकवर्ड चलना पड़ेगा ना, अभी फॉरवर्ड ही चल रहा हूँ। इतना समझ में आया? एक बार इतना प्रोग्राम नोट कर लो जैसे जैसे मैंने बताया। थोड़ा थोड़ा आप लोग को सीक और टेल का यूज क्लियर हुआ तो ऐसे कर करके देखोगे
है ना, तब समझ में आएगा। प्रैक्टिकल है टोटल, नोट कर लो एक बार। तो रैंडम एक्सेस ऑफ फाइल आप लोगों को क्लियर हो रहा है कैसे कैसे काम कर रहा है? अनीता, यस सर। इसको प्रैक्टिकल कर करके देखना पड़ेगा तभी आएगा समझ में, टोटल प्रैक्टिकल वाली चीजें हैं। रैंडम एक्सेस ऑफ फाइल में कोई कंफ्यूजन है? हाँ देंगे, लेकिन अभी दिया नहीं है हमें। फॉरवर्ड दे दिया, फॉरवर्ड तो दे ही सकते हैं, आगे चलेगा वो। हाँ देंगे तो कुछ डेटा मिलेगा नहीं ना, डेटा कहाँ मिला ये देखो, लास्ट में डेटा कहाँ मिला देखो। हाँ डेटा मिला। अभी निगेटिव वाला भी करके दिखाता हूँ। हाँ यहाँ तक सबका हो गया, आगे बताऊं? नहीं का हो गया। एक बार सर। अब देखो यहाँ पे गलती से अगर सीक में यहाँ 2 दे दिया और निगेटिव वैल्यू दे दिया, मैं -5 दे, -5 दे दिया, तो -5 देने का मतलब क्या होगा कि जो कर्सर यहाँ पे था 1 2 3 4 5 यहाँ आ जाना चाहिए था, है ना, लेकिन अभी निगेटिव अगर वैल्यू दे दोगे तो एरर आ जाएगा, है ना। तो ये चीज आपको याद रखना है कि सीक में अगर आपको बैकवर्ड चलना है तो टेक्स्ट फाइल में ये प्रॉब्लम आती है।
बाइनरी फाइल में तो ये काम कर जाएगा, टेक्स्ट फाइल में काम नहीं करेगा। तो अगर आपको निगेटिव चलना है, बैकवर्ड चलना है, तो इस फाइल को पहले बाइनरी मोड में ओपन करना पड़ेगा। बिना बाइनरी मोड में ओपन किए आप सीक में निगेटिव वैल्यू नहीं दे सकते। तो आप करके देखें कैसे करेंगे। इतनी बात समझ में आई। तो सीक फंक्शन की एक कंडीशन है कि अगर आपको रिवर्स डायरेक्शन में चलना है तो उस फाइल को पहले बाइनरी मोड में ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब दूसरा प्रोग्राम देखो। यहां तक बात सबको समझ में आई नहीं आई? तो कंडीशन है सीक के लिए, एक बार ये नोट करो फिर मैं आपको बताता हूँ। बाइनरी फाइल को रीड करने के लिए रीड करते समय डिकोड मेथड भी यूज करना पड़ेगा, क्योंकि बाइनरी फाइल बाइट कोड बनाएगा, है ना। और बाइनरी फाइल रीड करने के लिए आरबी यूज करते हैं, बताया था मैंने, बी ऐड कर देते हैं, बताया था ना, मोड में बी ऐड कर देते हैं। आरबी, आरबी प्लस, डब्ल्यू बी प्लस। अरे स्टार्टिंग में बताया था जब टेक्स्ट फाइल और बाइनरी फाइल बताया था, तो टेक्स्ट फाइल बनाने के लिए एक्सटेंशन डॉट टीएक्सटी देते हैं और बाइनरी फाइल के लिए एक्सटेंशन डॉट बिन या डॉट डीएटी देते हैं, और फिर मोड ऑफ फाइल में बी ऐड कर देते हैं। रिकॉर्डिंग सुनना। तो जब तक आप मोड में बी ऐड नहीं करोगे तब तक वो बाइनरी फाइल बनाएगा नहीं, ना तो रीड करेगा। तो आरबी, आरबी प्लस, डब्ल्यू बी प्लस, ए बी प्लस, है ना। तो हमने किया कुछ नहीं है, सब कुछ प्रोग्राम वही है, बस रीड करते समय इसको मैंने बाइनरी मोड में रीड किया, है ना। और रीड करते समय ये डिकोड वाला मेथड यूज करना होगा, ये बाइट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा, लिखा हुआ है। बाकी कोड प्रोग्राम वही है जो मैंने अभी बताया था। अनीता आ रहा है समझ में यहाँ तक? यस सर। अब यहाँ पे अगर सीक के साथ आप निगेटिव वैल्यू दोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, काम कर जाएगा। तो सीक फंक्शन की ये कंडीशन है कि जब तक उस फाइल को आप बाइनरी मोड में ओपन नहीं करोगे तब तक वो नेगेटिव चलेगा ही नहीं। तो देखो यहाँ पे मैंने -5 किया है ना। अब जब आप रन करोगे ना तो उल्टा रीड कर रहा होगा, ये देखो लास्ट में आ रहा है, ये देखो। हम्म।
आया ना 5 कैरेक्टर उल्टा, यानी कि कर्सर आपका यहाँ पे चला गया था। अब 5 अगर बैकवर्ड चलोगे, 1 2 3 4 5 यहाँ पे आएगा। अब जब डेटा रीड करोगे तो इतना ही तो डेटा रीड करेगा। अब क्लियर हुआ? तो अब आप लोग को टेल और सीक का यूज समझ में आ गया। तो टेल से कर्सर का लोकेशन पता करोगे और सीक का यूज करके फॉरवर्ड या बैकवर्ड मूव कर सकते हो। तो रैंडम एक्सेस ऑफ फाइल का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ये प्रैक्टिकली कर करके आपको देखना होगा, तभी आएगा समझ में ना। तो यहाँ तक कोई कंफ्यूजन किसी को? अनीता आ गया समझ में? यस सर। तो एक बार ये सब आप लोग प्रैक्टिकल करके देखना आज, है ना, तो और क्लियर हो जाएगा। तो इस तरह से फाइल हैंडलिंग का जो कॉन्सेप्ट था वो आप लोगों का कंप्लीट हो गया। अब तो सारे ऑपरेशंस आप लोगों को क्लियर हो गए। तो दोनों प्रोजेक्ट पे आप लोगों को काम करना है थोड़ा, और नेक्स्ट मंडे दिखाना है। तो अब नेक्स्ट क्लास जो है नेक्स्ट मंडे होगी 4 तारीख को ना। तो एक बार आप लोगों को फाइल हैंडलिंग का फिर से रिवीजन करके और अच्छे से इस पे काम करना है। सर दूसरा प्रोजेक्ट क्या था? बैंक वाला, बैंक मैनेजमेंट सिस्टम जो दिया था, थर्सडे को दिया था ना। ओके सर, मैंने देखा नहीं है शायद। रिकॉर्डिंग देखना, उसमें है। ठीक है। तो जब तक उन सब प्रोजेक्ट्स में फाइल हैंडलिंग यूज नहीं करोगे तब तक वो प्रोजेक्ट कोई काम का है नहीं। तो उसमें यही सब सारे कॉन्सेप्ट आपको यूज करने होंगे, है ना। यहाँ तक सबका हो गया? अनीता हो गया ना? यस सर। तो अब नेक्स्ट मंडे मिलते हैं, है ना। चलो बाय। बाय सर।